नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल की ओर से विजयदशमी की और ईद उल मिलादुल नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों बाद आज मैं अपना वीडियो लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अपन ने मौलिक अधिकार वाले चैप्टर को शुरू किया था, है ना। और जब मौलिक अधिकार का अपन सामान्य परिचय पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार टोटल भारतीय संविधान ने संपूर्ण नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है। जिसमें से पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, जिसे हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया हुआ था, ठीक। आज के इस वीडियो में हम दूसरे मौलिक अधिकार को लेकर आ रहे हैं, जिसे अपन नाम देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वतंत्रता यानी भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिकों को कुछ आधारभूत या मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिसे दूसरे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, जिसे अपन नाम देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। यानी भारत में जन्म लेने वाले हर एक नागरिक को, जैसे ही उसका भारतीय भूमि में जन्म होता है ना, तो जन्म होते ही उसे भारतीय संविधान कुछ मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान कर देता है ना। और उन मूलभूत स्वतंत्रताओं को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपन नाम देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को अगर अपन देखें तो भारतीय संविधान में इसे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक शामिल किया गया है। यानी जो आधारभूत और मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक समाहित हैं, है ना। यानी भारतीय संविधान के टोटल 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को दिए गए हैं। पहला 19, 20, 21 और 22। क्लियर। तो इन 4 अनुच्छेदों में संपूर्ण भारतीयों को कुछ मूलभूत और बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ये दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर ये स्वतंत्रताएं ना होती तो शायद मानव और पशु में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। पशुओं को स्वतंत्रताएं नहीं है, लेकिन मानव समाज में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को जो आधारभूत स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान प्रदान करता है, उन्हें अपन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में क्या किया, अपन ने शामिल किया है, ठीक। तो अब अपन एक एक अनुच्छेद को स्पष्ट करके आगे की ओर चलते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान की गई हैं, ठीक। तो पहला अनुच्छेद लें अगर अपन 19 को, ठीक है। तो 19 में अगर अपन देखें तो अभिव्यक्ति व वाक की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 देता है। देखिएगा कैसे देता है, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देता है, ठीक। अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब जिस संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था और जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, वह हमारा मूल संविधान है ना। और जो वर्तमान का संविधान है ये कई संशोधनों के दौर से गुजर चुका है, कई संशोधन इसमें हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम मूल संविधान की अगर बात करें, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। ध्यान रखिएगा, है ना। जो हमारा मूल संविधान है, जिसे 26 नवंबर 1949 को निर्मित किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस मूल संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को 7 आधारभूत या मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। लेकिन अगर अपन वर्तमान में देखें, है ना, तो वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं की गई हैं, बल्कि कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, 6। एक स्वतंत्रता यहां से हटा दी गई है, ठीक। वो स्वतंत्रता जो हटाई गई है उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है, जो कि अब एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि विधिक या कानूनी अधिकार है, जिसे अपन नाम देते थे संपत्ति का अधिकार, है ना। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 6 स्वतंत्रताएं, ठीक। अनुच्छेद 19 को अगर देखें तो अनुच्छेद 19 टोटल 6 खंडों में विभाजित है। अनुच्छेद 19 1 से लेकर अनुच्छेद 19 6 तक, है ना। तो अनुच्छेद 19 1 जहां हमें 6 स्वतंत्रताएं देता है, वहीं अनुच्छेद 19 2 से लेकर 19 6 तक अनुच्छेद 19 1 में प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं मिली थी,
है ना। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं नहीं बल्कि कितनी स्वतंत्रताएं मिली हैं, 6 स्वतंत्रताएं, क्योंकि एक स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यहां से विलोपित कर दिया गया है ना। अनुच्छेद 19 टोटल 6 खंडों में विभाजित है, अनुच्छेद 19(1) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक। ठीक, अनुच्छेद 19(1) जहां संपूर्ण भारतीय नागरिकों को 6 आधारभूत या मूलभूत स्वतंत्रताएं देता है, वहीं अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक, है ना, ये संपूर्ण भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रताएं नहीं देता है, बल्कि 19(1) में प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। तो अब अपन देख लेते हैं कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, है ना। तो अनुच्छेद 19(1) का की अगर बात करें, क्योंकि इसे 6 भागों में बांटना है अनुच्छेद 19(1) को, तो काखा गाघा करके अपन इसे 6 भागों में बांटेंगे, है ना। तो अनुच्छेद 19(1) की अगर अपन बात करें, ध्यान रखिएगा, तो अनुच्छेद 19(1) संपूर्ण भारतीय नागरिकों को 2 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिसमें से एक को नाम देते हैं वाक और एक को नाम देते हैं अभिव्यक्ति। ध्यान रखिएगा, एक को नाम देंगे वाक और एक को नाम देंगे अभिव्यक्ति। ठीक, फिर से लिखता हूं मैं, ठीक है, उधर 19 खा में पहुंच रहा है। तो अनुच्छेद 19(1) हमें 2 स्वतंत्रताएं देता है, एक वाक की और एक अभिव्यक्ति की। क्लियर, ध्यान रखिएगा, शब्दों से ही क्लियर है। वाक का मतलब है बोलना, अर्थात जो कुछ भी हम बोलते हैं तो ये हमारी स्वतंत्रता है, हमारा मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 19(1) का हमें बोलने की क्या करता है, आजादी प्रदान करता है ना। और अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने अंदर के भावों को और विचारों को व्यक्त करना, है ना। तो अपने अंदर के भाव और विचारों को व्यक्त करना अभिव्यक्ति कहलाता है। और अभिव्यक्ति करने की या अपने विचारों को रखने की आजादी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का प्रदान करता है। यानी 19(1) का के अंतर्गत हमें 2 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, बोलना और विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) का में जो वाक की स्वतंत्रता है ये हमने ग्रहण की है इंग्लैंड के संविधान से, और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसे हमने ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। समझ में आ रहा है? ठीक, अनुच्छेद 19(1) का हमें 2 स्वतंत्रताएं देता है, बोलने की और अपने विचारों को व्यक्त करने की। हम कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी खड़े होकर अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें बोलने से और अपने विचारों को रखने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था हमें अपने बोलने से या अपने विचारों को रखने से रोकती है तो वह संस्था हमारे मौलिक अधिकार यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। क्योंकि 19(1) का संपूर्ण भारतीय नागरिकों को बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी देती है। क्लियर, तो बोलना हमने लिया इंग्लैंड के संविधान से और विचारों को व्यक्त करना हमने लिया अमेरिका के संविधान से। क्लियर, अगर वाक एवं अभिव्यक्ति की बात करें तो वाक एवं अभिव्यक्ति का भारत में सबसे अच्छा अगर कोई प्रयोग कर रहा है तो वो कर रहा है प्रेस मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, है ना। तो जो प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार के विरुद्ध, किसी भी संस्था के विरुद्ध, किसी भी राजनेता के विरुद्ध कुछ भी छापने और बोलने के लिए आजादी रखते हैं, तो मीडिया को या प्रेस को जो आजादी प्रदान की गई है बोलने की और विचारों को व्यक्त करने की, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत प्रदान की गई है। क्लियर, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) अनुच्छेद 19(1) का में प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। जैसे अनुच्छेद 19(1) का में हमने कहा कि हम बोलने के लिए और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। तो 19(2) कहता है कि आप कोई भी ऐसी शब्द या ऐसी बात नहीं बोलेंगे या कोई भी ऐसा विचार नहीं रखेंगे जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करने वाला हो, नष्ट करने वाला हो। क्लियर, आप कोई भी ऐसी बात नहीं रखेंगे या नहीं बोलेंगे जो न्यायालय की अवमानना करता हो, है ना। कोई भी ऐसी बात या विचार नहीं रखेंगे जिससे प्रशासनिक व्यवस्था या लोक व्यवस्था के बिगड़ने का क्या हो, डर हो, है ना। किसी भी विदेशी राज्य के साथ आप मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे हैं उसके विरुद्ध में आप कुछ नहीं बोलेंगे। क्लियर है, सदाचार और शिष्टाचार युक्त भाषा का प्रयोग करेंगे, किसी दूसरे के विरुद्ध गाली गलौज या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान देना, तो अनुच्छेद 19(1) का जहां हमें बोलने की और विचारों को रखने की आजादी देता है, वहीं 19(2) उस पर प्रतिबंध लगाता है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नष्ट करता हो, न्यायालय की अवमानना करता हो, है ना। साथ ही लोक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने का डर हो,
है ना। विदेशी राज्यों के साथ अगर हम मैत्रीपूर्ण संबंध भारत सरकार बना रही है तो उसके विरुद्ध आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी भाषा, है ना, जो आप यहाँ बोलना और विचारों को रख रहे हैं, आपकी भाषा शिष्टाचार और मर्यादा से क्या हो, युक्त हो। क्लियर। तो 19(1) का हमें बोलने की और विचारों को रखने की आजादी देता है, तो 19(2) उस पर युक्त क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है ना। तो याद रखना 19(1) का बाक यानी बोलना, अभिव्यक्ति यानी विचारों को रखने की हमें क्या देता है, आजादी देता है, और 19(2) उस पर क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। प्रेस या मीडिया की जो स्वतंत्रता है बोलने की और विचारों को व्यक्त करने की, वो 19(1) का के अंतर्गत है, क्योंकि प्रेस एवं मीडिया को किसमें शामिल किया गया है, 19(1) का में। क्लियर। अब चलते हैं 19(1) खा में। 19(1) खा संपूर्ण भारतीय नागरिकों को, है ना, सम्मेलन करने की आजादी देता है। सम्मेलन का मतलब है आंदोलन, मूवमेंट, कई लोगों को मिलाकर एक संगोष्ठी करना। तो 19(1) खा संपूर्ण भारतीय नागरिकों को सम्मेलन करने की आजादी देता है ना। लेकिन वो सम्मेलन कैसा होना चाहिए, सम्मेलन शांतिपूर्ण हो, सम्मेलन में किसी भी प्रकार की हिंसा या भड़काऊ भाषण या कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो जिससे हिंसा फैलने का डर हो, है ना। तो सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए और सम्मेलन पूर्णतः अशस्त्र होना चाहिए। सम्मेलन में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। तो 19(1) खा संपूर्ण भारतीय नागरिकों को सम्मेलन, आंदोलन, मूवमेंट, रैली, कुछ भी कह सकते हैं, सब कुछ करने की आजादी देता है। लेकिन उस सम्मेलन में ध्यान रखिएगा, है ना, पूरा का पूरा सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, है ना, और सम्मेलन में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से आप सम्मेलन करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) खा आपको सम्मेलन करने की आजादी प्रदान करता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(3) अनुच्छेद 19 खा पर क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। अनुच्छेद 19(3) कहता है कि आपका सम्मेलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नष्ट होने का क्या है, डर है ना। आप देश विरोधी कोई सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, है ना। आप प्रशासनिक व्यवस्था या लोक व्यवस्था विरोधी कोई सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, है ना, या सरकार को उखाड़ने या किसी जिले की शासन व्यवस्था को या किसी राज्य की लोक व्यवस्था को नष्ट करने के लिए अगर आप सम्मेलन कर रहे हैं तो वह सम्मेलन अनुच्छेद 19(1) खा के अधीन मान्य नहीं होगा और आपको बाकायदा उसके लिए सजा का क्या किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। तो 19(1) खा संपूर्ण भारतीय नागरिकों को सम्मेलन करने की आजादी देता है, लेकिन सम्मेलन शांतिपूर्ण और कैसा होना चाहिए, अशस्त्र होना चाहिए। और 19(3) 19(1) खा पर क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। क्लियर। अनुच्छेद 19(1) का संपूर्ण भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की आजादी देता है ना। और यही कारण है कि संगठन या संघ या पार्टी बनाना हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर कोई नेता होता है, किसी अपनी पार्टी से नाराज हो जाता है तो पार्टी से अलग होकर वो तुरंत दूसरी पार्टी बना लेता है। समझ में आया। ठीक है। हमारे देश में पार्टी बनाने जितना आसान काम कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि पार्टी बनाना हमारा मौलिक अधिकार है। और यही कारण है कि हमारे देश में ढेरों राजनीतिक पार्टियां हैं। जब चुनाव आते हैं तब नाम सुनने को मिलते हैं कि अरे ये भी पार्टी है ना, क्योंकि पार्टी बनाना या संघ या संगठन बनाना हमारा मौलिक अधिकार है। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना, संविधान का अनुच्छेद 19(4) अनुच्छेद 19(1) गा पर प्रतिबंध लगा रहा है ना। और कैसा प्रतिबंध लगा रहा है कि आपका जो संगठन होना चाहिए वो ऐसा संगठन ना हो जो देश विरोधी हो, देश की संप्रभुता और एकता को नष्ट करने वाला, अर्थात आतंकवादी संगठन नहीं होना चाहिए। ठीक है। लोक व्यवस्था को बिगड़ने का डर नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 19(1) गा संपूर्ण भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की आजादी देता है और अनुच्छेद 19(4) बाकायदा उस पर क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। क्लियर। 19 घा की अगर बात करें तो 19 घा संपूर्ण भारतीय नागरिकों को भ्रमण या घूमने की आजादी प्रदान करता है। ध्यान रखना, भ्रमण या घूमने की। आप समझना इसे। अनुच्छेद 19(1) गा कहता है संपूर्ण भारतीय नागरिकों से कि आप भ्रमण या घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक निवासी हों,
ध्यान रखना, आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 19 से घ कहता है कि चाहे किसी भी राज्य का निवासी हो, वो भारत संघ में शामिल किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भ्रमण या घूमने के लिए पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है। आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत संघ में शामिल किसी भी राज्य में आप भ्रमण या घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप भारत के किसी भी राज्य में जाना चाहें बेधड़क आसानी से क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना। तो 19(1) हमें घूमने या भ्रमण करने की आजादी देता है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 19(5) है ना, अनुच्छेद 19(1) पर प्रतिबंध लगा देता है। कैसा, है ना, जैसे अपन ने 19(1) में कहा कि भारत के किसी भी राज्य का नागरिक किसी भी राज्य में जाकर भ्रमण या घूमने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जिस राज्य में वो घूमने जा रहा है, अगर उस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य के किसी क्षेत्र विशेष को रिजर्व कर दिया है अपने राज्य के निवासियों के लिए, ध्यान रखना, अनुच्छेद 19(1) संपूर्ण भारतीय नागरिकों को भ्रमण या घूमने की आजादी प्रदान करता है। आप भारत के किसी भी राज्य में बेधड़क आसानी से बिना रोक टोक के घूम सकते हैं, लेकिन 19(5) कहता है कि जिस राज्य में आप घूमने गए हैं, अगर उस राज्य की विधानसभा ने किसी क्षेत्र विशेष को रिजर्व कर दिया है ओनली अपने राज्य के निवासियों के लिए, तो अन्य राज्यों के निवासी उस स्थान पर भ्रमण या घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे, वहां पर उन्हें रोका जा सकता है। क्लियर। 19(1) संपूर्ण भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य में स्थायी रूप से निवास करने की आजादी प्रदान करता है ना, यानी भारत के किसी भी राज्य का वो निवासी है, कोई लेना देना नहीं, है ना। अगर वह अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में स्थायी रूप से निवास करना चाहता है, संपत्ति खरीदना चाहता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) है ना, उसे बाकायदा आजादी देता है कि किसी भी राज्य का निवासी किसी दूसरे राज्य में जाकर स्थायी रूप से निवास कर सकता है। लेकिन 19(5) अनुच्छेद 19(1) पर प्रतिबंध लगा देता है कि अगर उस राज्य की सरकार ने किसी क्षेत्र विशेष को रिजर्व कर दिया है तो उस क्षेत्र विशेष में आप स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकते। जैसे अभी तक जम्मू कश्मीर जब संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा लिए था, है ना, तो भारत के अन्य राज्यों के निवासियों को जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से रहने की, संपत्ति खरीदने की, भूमि खरीदने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले मोदी सरकार ने एक अध्यादेश पारित करवाया है कि अब भारत के किसी भी राज्य के नागरिक जम्मू कश्मीर में स्थायी संपत्ति खरीद सकते हैं, वहां पर स्थायी रूप से क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ध्यान रखना, तो अनुच्छेद 19(1) हमें भ्रमण या घूमने की आजादी देता है। अनुच्छेद 19(2) हमें किसी भी राज्य में स्थायी रूप से निवास करने की आजादी देता है। लेकिन 19(5) इन दोनों पर प्रतिबंध लगा देता है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य के किसी क्षेत्र विशेष को, है ना, ओनली अपने राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित किया है, तो अन्य राज्यों के निवासी ना तो वहां घूम सकते हैं ना स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अनुच्छेद 19(4) संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है ना, और संपत्ति का अधिकार, ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पहले तक एक मौलिक अधिकार था, है ना। लेकिन भारतीय संसद द्वारा संविधान में 44वें नंबर का संशोधन 1978 में किया गया और संविधान के अनुच्छेद 19(4) में शामिल संपत्ति के अधिकार को यहां से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 में रख दिया गया, जो कि अब एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि क्या है, एक विधिक या कानूनी अधिकार है। ठीक। अनुच्छेद 19(6) संपूर्ण भारतीय नागरिकों को व्यापार करने की आजादी प्रदान करता है, अर्थात भारत के किसी भी राज्य का निवासी, है ना, भारत के किसी भी राज्य में जाकर व्यापार कर सकता है, उसे कोई रोक टोक या रुकावट नहीं होगी। क्लियर। यानी हम किसी भी राज्य के निवासी हों और अन्य किसी भी राज्य में जाकर व्यापार करने के लिए पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र हैं। लेकिन अनुच्छेद 19(6) कहता है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा ने किसी क्षेत्र को या किसी व्यापार को अपने राज्य के निवासियों के लिए सीमित कर दिया है, तो अन्य राज्यों के निवासी उस क्षेत्र या उस एरिया में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। क्लियर है। तो ये है अनुच्छेद 19। बस इसमें इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 19 को अगर हम देखें तो मूल संविधान में अगर देखें तो 19(1) को मिलाने से 7 स्वतंत्रताएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
है ना। लेकिन वर्तमान में इसे यहां से हटा दिया गया है ना। इस 19 अब भारतीय संविधान में 19 नहीं है, बल्कि वो कहां पहुंच गया है, 300 में। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत संपूर्ण भारतीय नागरिकों को कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, 6। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर कहां तक है, 22 तक। क्लियर हुआ, है ना। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक को जन्म लेते ही उसे कुछ आधारभूत और मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उन आधारभूत और मूलभूत सुविधाओं को हम नाम क्या देते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर कहां तक शामिल किया गया, 22 तक, है ना। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 6, है ना। पहली, अनुच्छेद 19 से का हमें बोलने की और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। हमने बोलना इंग्लैंड से लिया है और विचारों को व्यक्त करना अमेरिका से लिया है, ठीक। अनुच्छेद 19 से खा हमें सम्मेलन करने की आजादी देता है, लेकिन सम्मेलन शांतिपूर्ण और अशस्त्र होना चाहिए। अनुच्छेद 19 से गा हमें संघ या संगठन बनाने की आजादी देता है, लेकिन हमारा संघ या संगठन देश हित में होना चाहिए, ना कि देश विरोधी होना चाहिए, है ना। अनुच्छेद 19 से घा हमें भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण करने या घूमने की आजादी देता है। 19 से अंगा हमें भारत के किसी भी राज्य में स्थायी रूप से निवास करने या बसने की आजादी देता है। 19 से 4 अब संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है, बल्कि 300 का में है, जो संपत्ति का अधिकार था। और 19 से 6 हमें भारत के किसी भी राज्य में व्यापार करने की क्या देता है, आजादी देता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 19। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 20 पे, है ना। अनुच्छेद 20 को अगर हम देखें तो अनुच्छेद 20 में मुख्यतः 2 शब्द हैं, एक है अपराध और एक है दोष सिद्धि, है ना। अनुच्छेद 20 क्या करता है, अपराध घटित होने पर, है ना, अपराध घटित होने पर आरोपी व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्ध करता है ना। और अगर कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जाता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 उसे 3 स्वतंत्रताएं देता है। मान लीजिए अपराध घटित हो गया, अपराध घटित हुआ, अपराध घटित होने के बाद अपराधी को ढूंढा जाएगा, है ना। अपराधी अगर मिल गया, उस पर दोष सिद्ध होना है, तो दोष सिद्ध होने से पहले या दोष सिद्ध होने के पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 उसे 3 स्वतंत्रताएं देता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अगर अपराध घटित हो चुका है तो दोष सिद्धि के संबंध में जिस व्यक्ति को दोषी बनाया गया है उस व्यक्ति को अनुच्छेद 20 कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देता है, ये देखना है। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, है ना, हत्या होने के बाद जिस व्यक्ति को अपराधी माना गया, है ना, उस पर अगर दोष सिद्ध हो गया, वो दोषी मान लिया गया है, तो उसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देता है। यानी अपराधी पर दोष सिद्ध होने के बाद संविधान उसे कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देता है, उसका वर्णन कहां है, अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20 किसी भी अपराधी पर दोष सिद्ध होने के बाद उसे निम्न 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। पहली स्वतंत्रता अनुच्छेद 20(1) में, है ना। और अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं हो सकता है जब तक कि उसने किसी लागू धारा या कानून का उल्लंघन ना किया हो। ठीक, समझिएगा, अनुच्छेद 20(1) कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी या दोषी नहीं हो सकता है जब तक कि उसने किसी लागू धारा या कानून का उल्लंघन ना किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में आईपीसी की धारा 302 24 घंटे और 365 दिन लागू है ना। 302 मतलब मर्डर। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया तो वो अपराधी क्यों है, क्योंकि उसने लागू धारा 302 का क्या किया है, उल्लंघन किया है। क्योंकि अनुच्छेद 20(1) कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, 20(1) कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं हो सकता है जब तक कि उसने किसी लागू धारा या कानून का उल्लंघन ना किया हो। क्लियर, वो कोई भी अपराध करता रहे, अगर वो कानून का उल्लंघन नहीं करेगा तो वो अपराधी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने लागू धारा या कानून का उल्लंघन कर दिया है तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। क्लियर। दूसरी चीज है अनुच्छेद, दूसरी स्वतंत्रता है उसे अनुच्छेद 20(2) में, है ना। और अनुच्छेद 20 क्या करता है, अपराधी व्यक्ति को दोहरे दंड से बचाता है। अर्थात भारतीय संविधान में एकल दंड की व्यवस्था है, हमारे संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। कैसे, है ना, अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया, अपराध करने के बाद वो दोषी सिद्ध हो गया, दोषी सिद्ध होने के बाद न्यायालय द्वारा उसे सजा सुना दी गई और वो सजा
जेल चला गया, सजा उसने पूरी कर ली, है ना। सजा पूरी करने के बाद जब वो वापस लौट कर आएगा तो क्या उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोबारा दंडित किया जाएगा? नहीं, है ना। भारतीय संविधान इस बात की मनाही करता है और भारतीय संविधान कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है और उस अपराध के लिए उसने सजा भुगत ली है, सजा काट ली है, तो उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए पुनः दंडित नहीं किया जा सकता है। अर्थात भारतीय संविधान एकल दंड की व्यवस्था करता है, न कि दोहरे दंड की। भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को दोहरे दंड से क्या करता है? बचाता है। ठीक। तीसरी स्वतंत्रता अनुच्छेद 20(3) में है ना। और 20(3) में क्या है? गवाह या साक्ष्य। देखना, एक चीज ध्यान देना, हमारा जो न्यायालय है, कोर्ट सिस्टम है, न्यायपालिका है, वो पूर्णतः किस पर काम करती है? गवाह या साक्ष्य पर, है ना। मैं यहां तक कह सकता हूं कि अगर किसी न्यायाधीश के सामने, है ना, किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी न्यायाधीश की आंखों के सामने, क्लियर, और उस व्यक्ति का केस अगर उसी न्यायाधीश की अदालत में पहुंच गया जिस न्यायाधीश ने अपनी आंखों से देखा था, है ना, और जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई भी गवाह या साक्ष्य नहीं है ना, तो उस न्यायाधीश ने भले ही अपनी आंखों से देखा है लेकिन उस व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकता है। हाँ, कर सकता है। कैसे? मदद कर सकता है। अगर वो अपने न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे और एक सामान्य व्यक्ति की भांति न्यायालय में जाकर कटघरे में खड़ा होकर अगर उस व्यक्ति के विरुद्ध गवाह या साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो उसे सजा होगी, है ना, क्योंकि हमारी न्यायपालिका टोटल गवाह या साक्ष्यों पर काम करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, उसने अपराध किया है और उसके विरुद्ध अगर कोई भी साक्ष्य या गवाह नहीं मिल रहे हैं, है ना, तो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति के ऊपर दबाव या प्रेशर डालकर उसे अपने ही विरुद्ध गवाह या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता कौन दे रहा है? संविधान का अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपराधी को अपने ही विरुद्ध गवाह या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी अपराधी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है ना, तो वह अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर वो स्वेच्छा से अपराध कबूल कर रहा है तो 20(3) का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन अगर आप दबाव या अन्य किसी प्रेशर के माध्यम से उससे अपराध कबूल करवा रहे हैं तो 20(3) यानी उसके मौलिक अधिकार का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। तो याद रखना, अनुच्छेद 20 जो है वो अपराध घटित होने पर जिस व्यक्ति को अपराधी माना गया है अगर उस पर दोष सिद्ध हो जाता है कि वही अपराधी है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 उस व्यक्ति को 3 स्वतंत्रताएं देता है जो क्या है? दोषी है। पहली स्वतंत्रता अनुच्छेद 20(1) में है कि वो तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने किसी लागू धारा या कानून का क्या ना किया हो? उल्लंघन ना किया हो। दूसरी स्वतंत्रता अनुच्छेद 20(2) में है कि अगर उसने अपराध किया है, वो दोषी सिद्ध हो गया है और एक बार अगर उसने उस अपराध की सजा काट ली है तो दोबारा उसकी उसी अपराध के लिए उसे सजा नहीं दी जाएगी। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(2), है ना, प्रत्येक भारतीय नागरिक की दोहरे दंड से क्या करता है? सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 20(3) अपराधी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाह या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। लेकिन अगर वो स्वेच्छा से अपराध कबूल कर लेता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21, है ना। अनुच्छेद 21 में 3 शब्द लेकर अपन आ रहे हैं। एक आ रहे हैं जीवन, एक आ रहे हैं प्राण और एक आ रहे हैं दैहिक। क्लियर। जीवन का मतलब हमारा जीवन, प्राण का मतलब है अपने प्राणों को सुरक्षित रखना और दैहिक का मतलब है कि जो शरीर, देह है ना, हमें गॉड गिफ्टेड मिली है उस शरीर या देह को हम क्या करें? सुरक्षित बनाए रखें। क्लियर। अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है ना। लेकिन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, पूरे के पूरे संविधान को देखें अगर, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक को की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं है कि प्राण एवं दैहिक है क्या, स्पष्ट ही नहीं है। ठीक है। जैसे हमने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अगर हम देखें तो प्राण एवं दैहिक को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि प्राण एवं दैहिक में है क्या क्या। लेकिन
है ना। आपको पता है कि संविधान को सुधारने का काम संसद करती है और संविधान की व्याख्या करने का काम कौन करती है, सर्वोच्च न्यायालय करती है। क्लियर। तो सर्वोच्च न्यायालय और संसद द्वारा समय समय पर कुछ चीजें अनुच्छेद 21 में शामिल कर दी गई और कहा गया कि प्राण एवं दैहिक के अंतर्गत ये चीजें शामिल हैं। क्लियर हुआ, है ना। प्राण एवं दैहिक का मतलब है कि आपको एक गर्मापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें कहां शामिल कर दी गई, जीवन में, प्राण एवं दैहिक में। क्लियर। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में एक केस गया था जिसका नाम था A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950 में, है ना, क्योंकि संविधान की व्याख्या कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर। तो 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में एक केस गया जिसका नाम था A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। क्लियर। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन शब्द के अर्थ को स्पष्ट किया था, है ना। और सर्वोच्च न्यायालय ने जब 1950 में जीवन के अर्थ को स्पष्ट किया था ना, तो बिल्कुल छोटा सा जीवन बता दिया था कि ये जीवन है, इतनी व्याख्या की थी। क्या कहा था कि जीवन का मतलब सिर्फ जीवित रहना है, 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। तो भैया जीवित रहना तो है, लेकिन जीवित रहने के लिए जो अन्य चीजों की जरूरत है वो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट ही नहीं की, मतलब बहुत संकुचित अर्थ बता दिया A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस में। क्लियर। लेकिन 1978 में सर्वोच्च न्यायालय में एक केस गया जिसका नाम था मेनका गांधी बनाम भारत संघ, है ना। और इस 1978 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन शब्द की विस्तृत व्याख्या की, है ना। और विस्तृत व्याख्या करके कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि जीवन शब्द का मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं है, जीवन शब्द का मतलब है एक गर्मापूर्ण जीवन जीना। और गर्मापूर्ण जीवन तभी आप जी सकते हैं जब उसके लिए जो आधारभूत जरूरतें हैं वो सारी की सारी जरूरतें क्या हों, पूरी हों। क्लियर। सर्वोच्च न्यायालय ने 1978 में कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं है, जीवन का मतलब है एक गर्मापूर्ण जीवन जीना, है ना। साथ ही गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जिसे हम नाम देते हैं निजता का अधिकार। निजता का मतलब है अपनी चीजों को हम गोपनीय रख सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन को, है ना, लोग वाक ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन को लोग वाक ट्रेस कर लेते हैं, है ना। या देखें तो हमारे मोबाइल फोन, कई बार आपने न्यूज वगैरह में सुना है अपन ने, है ना, कि क्या होता है हमारे मोबाइल की जो पर्सनल डेटा होता है, पर्सनल कॉलें होती हैं, वो लोग वाक ट्रेस कर लेते हैं, दूसरे लोग सुनने लगते हैं। तो ये हमारी निजता का, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हमारा क्या होगा, उल्लंघन होगा। भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, है ना, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शुद्ध वायु का अधिकार, शुद्ध जल का अधिकार, है ना, विदेश भ्रमण या विदेश जाने की स्वतंत्रता, ये सारी की सारी चीजें कहां शामिल कर दी गई, अनुच्छेद 21 में। क्लियर, है ना। प्राण एवं दैहिक की अगर बात करें तो प्राण का मतलब है अगर हम आत्महत्या करते हैं तो अनुच्छेद 21 का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। दैहिक का मतलब है कि पुलिस अगर हमारे ऊपर 3rd डिग्री का प्रयोग करती है, पुलिस अगर हमें मारती है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का क्या होगा, उल्लंघन होगा, है ना। तो अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, है ना, हमें जीवन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने, है ना, इसकी बहुत छोटी व्याख्या की, लेकिन 1978 में मेनका गांधी का जब केस गया सर्वोच्च न्यायालय में तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी विस्तृत व्याख्या की और सर्वोच्च न्यायालय ने और भारतीय संसद ने समय समय पर इस पर कई चीजें शामिल कर दी जो अनुच्छेद 21 का आज अभिन्न अंग है और हमारे जीवन को जीने की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जैसे पहला, विदेश जाना है, विदेश भ्रमण कोई नहीं रोक सकता हमें, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अच्छे पर्यावरण का अधिकार, है ना, निजता या गोपनीयता का अधिकार, गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, शुद्ध जल एवं शुद्ध वायु का अधिकार, पुलिस द्वारा अगर हमारे विरुद्ध 3rd डिग्री की जाती है, हमें मारा जाता है तो उसके विरुद्ध अधिकार, है ना। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई है और उसकी फांसी की सजा में आप विलंब कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, है ना, तो इसके अनुच्छेद 21 का क्या होगा, उल्लंघन होगा। तो अनुच्छेद 21 अगर हम देखें तो मूलतः व्यक्ति के गर्मापूर्ण जीवन जीने से संबंधित है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, अनुच्छेद 21 में भारतीय संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, है ना। और अनुच्छेद 21 का को जोड़कर एक प्रावधान किया गया कि कोई भी ऐसा बालक जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उस बालक को, है ना, प्राथमिक एवं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा और 6 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य शिक्षा देना
राज्य का कर्तव्य है, क्योंकि यह बालक का क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 हमें 3 चीजें देता है। गर्मापूर्ण जीवन जीना, है ना, अपने प्राणों को पूरी लाइफ जीना, ठीक है, और अपनी दैहिक स्वतंत्रता या अपने शरीर को जो गॉड से मिला है उसे सुंदर बनाए रखना, है ना। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें 21 का को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करना उस बालक का मौलिक अधिकार हो गया। और राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य उस बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। क्लियर है? ठीक। चलिए अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 22 की, है ना। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दे रहा था, है ना, और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दे रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 20 अपराध घटित होने पर अपराधी व्यक्ति जो दोषी बन चुका है उसे 3 स्वतंत्रताएं देता था, है ना। लेकिन अनुच्छेद 22 अगर कोई व्यक्ति दोषी बन चुका है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है तो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अनुच्छेद 22 3 स्वतंत्रताएं देता है ना। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को जो पहली स्वतंत्रता देता है वो देता है अनुच्छेद 22(1) के तहत, और अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अनुच्छेद 22(1) स्वतंत्रता देता है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति से आप अपने गिरफ्तारी के कारणों को जान सकते हैं। समझिएगा, अनुच्छेद 20 अपराध घटित होने पर अपराधी व्यक्ति को दोषी साबित होने पर 3 स्वतंत्रताएं दे रहा है ना। जबकि अनुच्छेद 22 अगर कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध हो चुका है तो उसे गिरफ्तार किया जाना है, तो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अनुच्छेद 22 3 स्वतंत्रताएं देता है। पहली स्वतंत्रता, जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है ना, और जो जिस व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है ना, तो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जान सकता है कि आखिर मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद 22(2) में एक स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है कि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अपने किसी भी वकील के माध्यम से अपनी बात न्यायालय में क्या करवा सकता है, रखवा सकता है। क्लियर? तो दूसरी स्वतंत्रता, गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अपने वकील से न्यायालय में अपने पक्ष को रखवा सकता है। तीसरी स्वतंत्रता अनुच्छेद 22(3) में है, और 22(3) में क्या कहा गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ना, उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के समय से लेकर 24 घंटे के अंदर किसी भी निकटतम न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। लेकिन इन 24 घंटों में आने जाने का समय शामिल नहीं होगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, संविधान में ये व्यवस्था है, भारतीय दंड संहिता में, है ना, कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे दिन गिरफ्तार किया गया जिसमें दूसरे दिन छुट्टी है, न्यायालय नहीं खुलना है, क्लियर, तो अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो जाएगा। तो ये व्यवस्था की गई है कि आप न्यायाधीश के घर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं अपराधी को, और अगर घर में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो टेलीफोन के माध्यम से आप न्यायाधीश को अवगत कराएं कि हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था लेकिन छुट्टी होने की वजह से हम न्यायालय में पेश नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखना, तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 3 स्वतंत्रताएं देता है। पहला, गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के कारण जान सकेगा, है ना, गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति वकील के माध्यम से अपनी बात न्यायालय में रख सकेगा, और गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। क्लियर? अगर क्लियर हुआ? तो अनुच्छेद 22 में 2 शब्द हैं, एक है गिरफ्तारी और एक है निरोध। तो एक थी गिरफ्तारी, अब अपन बात करेंगे निरोध की। गिरफ्तारी समझ में आई? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 3 स्वतंत्रताएं देता है। पहला 22(1) में कि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अपने कारणों को जानेगा। दूसरा 22(2) में गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति वकील के माध्यम से अपनी बात न्यायालय में रख सकेगा। तीसरा, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आप न्यायालय में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत करेंगे, है ना। 24 घंटे से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, लेकिन इन 24 घंटों में आने जाने का यानी रास्ते में जो समय लगेगा उस समय को शामिल नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं निरोध की, है ना। निरोध मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, है ना। देखना, निरोध मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। एक होता है निवारक निरोध, ध्यान रखिएगा, है ना। एक होता है निवारक निरोध और एक होता है दंडात्मक निरोध।
ठीक है, निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध। ठीक, निवारक निरोध को समझते हैं। ठीक, निवारक निरोध का मतलब होता है कि अपराध घटित नहीं हुआ है, अपराध घटित हुआ ही नहीं है ना, अपराध घटित होने की संभावना थी, संदेह था, है ना, और अपराध घटित होने के संदेह के आधार पर किसी, और ये भी आपको पता था कि ये व्यक्ति अपराध करेगा, अपराध घटित नहीं हुआ है, घटित होने का संदेह या संभावना है, और आपको पता है कि ये व्यक्ति अपराध करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अपराध घटित होने के संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को रोकना या गिरफ्तार करना निवारक निरोध है, और इसका मूल उद्देश्य होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। क्लियर? तो निवारक निरोध का मतलब है अपराध घटित होने से पहले संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को रोकना या गिरफ्तार करना क्या कहलाता है? निवारक निरोध। कई बार आपने सुना होगा जो पुलिस थाने होते हैं वहां पर क्रिमिनल की लिस्ट लगी रहती है कि हमारे थाने के इतने महानुभाव हैं जो हमेशा क्रिमिनल में संलिप्त रहते हैं, कोई ना कोई घटना करते ही रहते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा होली दिवाली कोई अच्छा त्यौहार आता है, कोई कुछ होने वाला होता है, तो लोगों को अपराध उनने किए ही नहीं है ना, लेकिन अपराध करने से पहले उन लोगों को थाने में बुला के बिठा लिया जाता है, क्योंकि ऐसा मानना होता है कि शायद अगर अपराध होगा तो यही लोग करेंगे, है ना। तो अपराध घटित होने से पहले किसी व्यक्ति को रोकना या गिरफ्तार करना क्या कहलाता है? निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने, है ना, या सिद्ध होने पर जब उसे जेल में भेज दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? दंडात्मक निरोध। ठीक है, तो निवारक निरोध अपराध घटित होने से पहले और दंडात्मक निरोध अपराध घटित हो जाने के बाद। क्लियर हुआ? तो ये था अनुच्छेद 22। मुझे लगता है आपको दूसरा मौलिक अधिकार समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक शामिल किया गया। अनुच्छेद 19 में प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मूलभूत या आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 6 खंडों में विभाजित है, जहां अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रताएं हैं, वहीं अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक अनुच्छेद 19(1) की 6 स्वतंत्रताओं पर क्या लगाती हैं? प्रतिबंध लगाती हैं। ठीक, अनुच्छेद 20 अपराध के लिए, है ना, दोष सिद्ध होने वाले व्यक्ति को 3 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराध घटित होने पर जिस व्यक्ति को अपराधी माना गया है उस पर दोष सिद्ध होना है, और अगर दोष सिद्ध हो गया है तो उस व्यक्ति को 3 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 20 देता है। अनुच्छेद 21 जीवन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की स्वतंत्रता है। ठीक, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध का है। गिरफ्तारी में 3, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ये 3 स्वतंत्रताएं हैं। निरोध की बात करें तो 2 प्रकार का होता है, निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध। निवारक निरोध अपराध घटित होने से पहले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना संदेह के आधार पर, निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध अपराध घटित होने के बाद किसी व्यक्ति को जेल भेजना, दंडात्मक निरोध। तो ये था हमारा दूसरा मौलिक अधिकार। ठीक, तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें अपन 2 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आप सब लोग वीडियो से अपनी स्टडी को मेंटेन रखें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऑफलाइन कोचिंग कोई स्टार्ट नहीं है ना, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। एक चीज़ और ध्यान रखें, जो मैं आपको मौलिक अधिकार या संविधान पढ़ा रहा हूँ, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है ना, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या किया करिए, आप मैसेज बॉक्स में जाकर, है ना, आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, है ना, हम आपका आंसर आपके क्वेश्चन के मैसेज बॉक्स में ही सेंड कर देंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिख के नहीं बताए जा सकते, उन्हें बोल के ही समझाया जा सकता है ना। तो उसके लिए आज मैं अपना नंबर बोर्ड में लिख देता हूँ, है ना, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, है ना। आप मुझे कॉल करके भी उस क्वेश्चन पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? पहला कोशिश करना मैसेज से आंसर लेने की, और अगर मैसेज से नहीं आंसर मिल पा रहा है, सेटिस्फाई आप नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें कॉल करके अपना आंसर ले सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में अपन 2 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।